हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? मलवरी, मूंगा, टसर या उपरोक्त सभी? तो आप लोगों को पता होगा सिल्क जो होता है किस तरीके का उत्तराखंड में इसका उत्पादन होता है। तो देखिए यहाँ पे मलवरी भी होता है, मूंगा भी होता है, टसर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी प्रकार यानी कि जितने भी चारों प्रकार मैंने आपको बताया, मलवरी, टसर, इरी तथा मूंगा, इसका उत्पादन कर रहा है। और उत्तराखंड जो है वो रेशम उत्पादन का एक लंबा पारंपरिक और महान इतिहास मतलब यहाँ पे रहा है। जैसे आप लोगों को पता होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट ताम्र नगरी के नाम से भी यहाँ पे फेमस है। और पीतल नगरी भी अब बनने जा रही है। कौन बनने जा रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ताम्र नगरी के नाम से कौन फेमस है, ये मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत। ठीक है, तो 1858 में मसूरी की पहाड़ियों में रेशम उत्पादन की क्या की थी, कैप्टन हटन ने क्या की थी, शुरुआत की थी, याद रखिएगा। और मेसर्स लिस्टर और कंपनी ने देहरादून हरिद्वार रोड के एक गांव में रेशम का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ किया था और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया था, रेशम मजारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? नरसिंह देव, शालिवाहन देव, नकुल देव या सुभिक्ष देव? तो सुभिक्ष राजदेव भी कहीं पे कहते हैं इसको, और सुभिक्ष देव ये इसका अंतिम राजा था। और पहला राजा कौन था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था और ये राजवंश जो है अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज हैं। इन्हें सूर्यवंशी भी कहते हैं। और इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, वसंत देव थे। और कत्यूरी वंश का प्रथम राजा वसंत देव था, अंतिम राजा सुभिक्ष राजदेव जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम राजनीतिक राजवंश कौन सा है कुमाऊं का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे जो। अब मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, कुनिंद, कत्यूरी, ठीक है, कार्तिक केयपुर के जो शासक थे वो, या फिर चौथा आपके लिए है पौरव वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। VDU निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिटेक्शन यूनिट? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये VDU का क्या है, फुल फॉर्म है। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे मॉनिटर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। और VDU CRT का प्रकार का मॉनिटर है। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म आप लोगों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्या कैथोड रे ट्यूब है या कुछ और है? जिसमें मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब होता है, तो ये तो आ ही गया यहाँ पे, जिसे सामान्यतः पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। और CRT तकनीक जो है सस्ती और उत्तम रंग में आउटपुट प्रदान करती है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और रंगों के आधार पे मॉनिटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिर्फ काम की बातें करेंगे। मोनाक्रोम, जिसे हम सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं, जो ब्लैक और वाइट रूप प्रदर्शित करता है केवल। अगला है ग्रे स्केल मॉनिटर, जो अधिकतर किसमें यूज़ होता है, लैपटॉप में। अगला है रंगीन मॉनिटर, जिसे हम RGB मॉनिटर भी कहते हैं। और ये अगर आपको हायर रेजोल्यूशन चाहिए ग्राफिक्स में, उसके लिए जनरली यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मुख्यतः ये जो रंगीन मॉनिटर है उसके 4 प्रकार भी बताए हैं। CRT, फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग डायोड, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया? UGC, NCTE, NCERT या CBSE? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF जो था 2005 जो है जनरली ये NCERT द्वारा बनाया गया था। 4 NCF आ चुके हैं अभी तक। सबसे पहला 1975, दूसरा 1988, ठीक है, तीसरा आया था 2000 में, चौथा आया था 2005 में, सॉरी 5 आ चुके हैं, पांचवा आया है 2023 में, जो कि आ गया था वैसे 22 में, लेकिन पब्लिश 23 में हो तो 2023 के नाम से प्रचलन में आ गया है। NEP 2020 जो कि 34 साल बाद आई थी, चौथी NEP, उसके बाद से ये क्या है, प्रचलन में है। चौथी या तीसरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पहली थी आपकी 1968 की, दूसरी थी आपकी 1986 की, तो तीसरी थी आपकी ये 2020 की। ठीक है, जो 34 साल बाद आई डायरेक्ट। ठीक है, कई जगह कंफ्यूज कराने के लिए आपको 3 या 4 में ऐसे दे देगा। एक 1992 में आया था, वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, जो कि 86 का संशोधन था। तो 3 हमारी आई हैं अभी तक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जबकि NCF हमारे कितने आ चुके हैं, शुरुआत में हमारे 5 NCF आ चुके हैं अभी तक। 2005 वाले तक 4 थे, 5वां आ गया है 2023 वाला। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण करने की जिम्मेदारी NCERT की है। और NCERT क्या करती है जनरली, आप लोगों को पता भी होगा, ये जब बना था लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका क्या था, यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी लगभग 1993 के आसपास उन्होंने इस पर शोध किया था, उसके बाद ये आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ADHD का अर्थ है, ADHD
वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या दृष्टिहीनता वाले बालक। तो आई होप ये तो नाम से पता चल रहा है, ध्यान विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हमारा PWD एक्ट था 1995 वाला, इसमें कितनी थी, इसमें आपकी 7 डिसेबिलिटी इंक्लूड थी, जबकि इनको 2016 वाले में बढ़ा के कितनी कर दी गई, 21 कर दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन जो है जो पेपर में आ सकती है पार्किंसन डिजीज़ है। ठीक है, और ब्लड से रिलेटेड हो जाती है कुछ, वो है एसिड अटैक विक्टिम को डाल दिया गया है इसके अंदर, वो है ड्वार्फिज्म है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। धनुष तीर्थ कहलाता है बद्रीनाथ, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर ऋषिकेश। तो धनुष तीर्थ टिहरी गढ़वाल को कहा जाता है। तो श्रीनगर गढ़वाल को धनुष तीर्थ कहा जाता है। और ये क्या है, अलकनंदा नदी के किनारे पे स्थित है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सी नदी के किनारे पे। और गढ़वाल पहाड़ियों का सबसे बड़ा क्या है, शहर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा परिकल्पित NSSF का पूरा नाम है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंटिफिक एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट फाउंडेशन, या फिर नेशनल स्पेस साइंस एंड सोसाइटी फोरम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एक एडिशनल चीज़ और बता देती हूँ। वो क्या है, देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन जो था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था आपका NKC, ये आया था 2005 में, लेकिन ये 2005 से 2009 इसने अपना कार्य किया। 2009 में रिपोर्ट पूरी सबमिट इसकी हुई थी। ठीक है, तो 2005 से 2009 तक पूरा ही इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य स्रोत प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए IIT बॉम्बे द्वारा विकसित IIT बॉम्बे एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है। तो IIT बॉम्बे ने एक मूक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। कौन सा है वो, जुमला, सकाई, द्रुपल या ओपन EDX। तो ओपन EDX जो है आपका .edx का कैसे करके आप लिख सकते हैं इसे, ओपन EDX ये बनाया है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो मूक आपको पता ही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये। ठीक है, और जनरली इससे हम करते क्या हैं, ये वेब आधारित मुक्त आपका क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम होता है कि वेब आधारित होते हैं और आप उनको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के काम आता है और शिक्षा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं छात्रों के लिए भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया, क्योंकि वेब 2.0 जो है इसी का नवीन संस्करण है, तो ये भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो गया। एलन ट्यूरिंग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा ये ढूंढा गया था, जबकि वेब 2.0 जो है डार्सी डिनुची द्वारा क्या किया गया था, गढ़ा गया था, याद रखिएगा। तो WWW को विश्वव्यापी वेब कहा जाता है और ये टिम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने बनाया था स्विट्जरलैंड जेनेवा में, और इसका आविष्कार 1989 में किया गया, परंतु इसकी शुरुआत 6 अगस्त 1993 में हुई। तो 1993 से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1993 से लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट आपको याद रखनी है। 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, NEP 1986 का संशोधन। 1994 में DPEP आया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1993 में इसके साथ साथ 1992-93 में एक और चीज़ याद रखिएगा, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, RCI एक्ट, ये भी आया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है, पुष्पावती, अलकनंदा, मंदाकिनी या फिर यमुना। तो ये फूल से याद रख सकते हैं, पुष्पावती नदी जो है ये फूलों की घाटी है, बहती है, फूलों की घाटी है। आई होप आप लोगों को पता ही होगा। हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हमारे पास कितने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है कौन सा है, फूलों की घाटी है, जो कि कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है, और किसके अंदर है ये, जो आपका नंदा देवी है उसके अंदर ही है ये। ठीक है, और साथ साथ एक और चीज़, सबसे छोटा है 87.5 है क्या अप्रॉक्स, लगभग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या 47.5 है, कितना है। और एक और एडिशनल चीज़, इसे कितने साल में यूनेस्को में रखा गया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, 2005, 2007, 2003 या 2002। तो पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है। ये नदी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। पुष्पावती नदी और भायंदर नदी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, लक्ष्मण गंगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। पुष्पावती नदी प्लस भायंदर नदी क्या बन गया, लक्ष्मण गंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, कितने ट्रायंगल इसमें है, ये आपको बताना है। तो आई होप ये तो आप लोगों को सभी को पता है। अगर ये ऐसे कोई त्रिभुज है, इसमें मैं अगर एक लाइन खींच दूँ तो 1 और 2,
इनको आपस में जोड़ लीजिए, तो 3 तो यहाँ हो गए, यानी कि 3 ये नीचे वाले में हो गए, ऐसे ही 3 ये ऊपर वाले में हो गए, ठीक है। बाकी 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 + 3 6 + 2 यानी कि 8 त्रिभुज टोटल इसमें बन रहे हैं। कहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन सेकंड वाला है, तो 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन भी है कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं। अगर इनको नाम दे दें ABCDEFGH, तो इस तरीके से इसमें त्रिभुज इतने बन जाएंगे टोटल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या विश्व बंधुता। तो आप लोगों को पता भी होगा, समता और समान अवसर यानी कि बात करता है किसके बारे में, जो आप इक्विटी है, इक्विटी, अब एक इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी अगर आपको लानी है तो इक्विटी पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सभी को समान अवसर देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस में अलग हो, किसी चीज़ में अलग हो, तो समता आधारित पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है, ठीक है, और समान अवसर के बारे में। तो समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। वो सभी हो सकते हैं, वो डिसेबल्ड बच्चे हो सकते हैं, मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई? तो ठीक है, जमशेदपुर कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि टिस्को के नाम से है, वो यहाँ पर को है, ठीक है। और ये आपको पता ही है, निजी स्वामित्व का अधिकार मतलब आप लोग समझते हैं, एक तरीके से इंडस्ट्रियल वो है, ठीक है। और पिट्सबर्ग अमेरिका में स्थित है, जो लोह उत्पाद के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? महिला रोजगार योजना, कन्याधन योजना, विधवा कल्याण योजना, या पर्यावरण बचाओ योजना? तो गौरा देवी के नाम से कन्याधन योजना, आप लोगों को पता है, गौरा कन्याधन योजना के नाम से चलाई गई है। इसके बाद इसी में सुधार करके नंदा गौरा योजना करके उसको बना दिया गया था। शुरुआत में जब ये चलाई गई थी तो इसका 7 किरणों में किस्त में पैसा आता था, लेकिन बाद में जब नंदा गौरा योजना में इसका विलयनीकरण हुआ, उसमें क्या कहा गया, जन्म के समय 11,000 रुपये, और जब बच्ची 12th कर लेगी उसके बाद फर्दर पढ़ाई के लिए 51,000 रुपये की धनराशि उसको दी जाती है, ठीक है। तो इसका भी देख लीजिए, इसमें क्या था। तो जब ये गौरा देवी कन्याधन योजना जब शुरुआत की गई थी इसकी, तो आप कह सकते हैं राज्य की सभी जातियों के गरीबी रेखा से नीचे के लिए, यानी कि EWS परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनके इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अगर हो गई, उसके बाद इसमें 51,000 की राशि दी जाती थी। शुरुआत में तो ये 50,000 कहीं कहीं पे मेंशन है, लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी, नंदा गौरा योजना के बारे में बात करेंगे, तो वो 2 चरणों में दी जाती है एग्जैक्टली, क्योंकि इसी का नाम बदल के गौरा देवी वाले का ही विलीनीकरण बाद में उसमें कर दिया गया था। तो 11,000 रुपये जन्म के समय और 12वीं कक्षा पढ़ लेने के बाद 51,000 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी दर्ज की गई? कि गरीबी में थोड़ा गिरावट आई है, कमी आई है, कितने प्रतिशत की? 5%, 7%, और या फिर 8% या फिर 10%, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखिए 17 जुलाई 2023 को जारी हुआ है नई दिल्ली में, नीति आयोग ने क्या जारी किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, जिसमें सर्वेक्षण हुआ था 2015-16 और 2019-21 के 5 वर्षों के दौरान। देखा गया कि उत्तराखंड की जो गरीबी है उसमें 8% की क्या आई है, कमी आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, उत्तराखंड में प्रतिशत जो है गरीबी दर का कितना कमी आई है उसमें, 8% की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून या फिर रुड़की? तो आईओपी आप लोगों को पता होगा, रुड़की में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। अगला प्रश्न, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? डलहौजी ने, हार्डिक प्रथम ने, विलियम बेंटिक ने, या एलन बरो ने? तो डलहौजी ने दी थी, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आप लोगों को याद भी होगा, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच कब आया था, 1854 में, डलहौजी के समय में आया था, ठीक है। 1882 में हंटर आयोग, याद रखिएगा। 1937 में वर्दा या जाकिर हुसैन कमेटी कह लीजिए, या गांधी जी की नई तालीम कह लीजिए, ये याद रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट याद रखेंगे, और 1834 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या हुआ था।
अगला प्रश्न है, एक अभियोगिता परीक्षण एक बच्चे के डैश को मापता है? पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान, समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल, आलोचनात्मक सोच का कौशल या कुछ कार्यों को करने की क्षमता। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि अभियोगिता परीक्षण आखिरकार मापता क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोग जिनका IQ 90 से 109 के रेंज में होता है वो कौन से बुद्धि के होते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य से उच्च बुद्धि, औसत बुद्धि या अल्प बुद्धि। आई होप ये आप लोगों को पता होगा। औसत बुद्धि जो होती है 90 से 109 होती है या सामान्य? तो औसत बुद्धि। ठीक है, औसत बुद्धि के जो लोग होते हैं वो 90 से 109, और सबसे निम्न वाला जो होगा वो 25 के आसपास होगा। आपको मतलब बीच बीच की चीज़ें याद रखनी है, और 140 वाला विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 90 से 109 के बीच वाले क्या होंगे? औसत बुद्धि। यहाँ पे एक बार देख भी लीजिए आप हल्का हल्का। 70 से कम बौद्धिक रूप से अशक्त, 70 से 79 सीमावर्ती यानी कि बॉर्डर लाइन पे, 80 से 89 निम्न औसत, 90 से 109 एवरेज स्टूडेंट, 110 से 119 थोड़ा हायर एवरेज कह सकते हैं, 120 से 130 श्रेष्ठ कह सकते हैं, और 130 से अधिक क्या कह सकते हैं? अति श्रेष्ठ या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या जिनके पास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी आपकी? ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्रिया प्रसूत कहेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी आएगी। किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा दी गई। स्किनर ने चूहों पे और इनके साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, कबूतरों पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जबकि पावलोव ने कुत्ते पे किया था। और थॉर्नडाइक का तो आपको पता ही है, बिल्ली पे प्रयोग, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कोहलर ने दी थी इनसाइट थ्योरी, जिन्होंने चिंपैंजी यानी बंदर पे प्रयोग किया था। ठीक है, ये 3 आपके सिलेबस में है तो ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ प्याजे भी है, प्याजे से रिलेटेड चीज़ें भी याद रखिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।